बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकते। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने वफाकी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। जिसके जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अगर बात करें दूसरी जानिब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान हैं, जहां वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है। क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद का जो माहौल है वो सियासी इस्तेहकाम को मजीद नुकसान नहीं पहुँचाएगा? नहीं, सियासी इस्तेकाम तो है ही नहीं, तो ये अदम इस्तेकाम को बढ़ाएगा ठीक है मज़ीद, और इसके नतीजे में ये इरेलीवेंट चीज़ें, ये सिस्टम जो है ये कुछ सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसकी कोई ठोका ठाकी की ज़रूरत है। इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये जो इंटरनल केओस है ये ज़्यादा अरसे तक अगर ये चलेगा तो फिर ये खारजा और आपकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स, आपके डिफेंस के कंसर्न्स, आपका सोशल एंड उन सबको ख़राब करता चला जाएगा। इसलिए ये सिस्टम जो है कंपेटेबल नहीं है रियासत के साथ ज़्यादा तवील अरसे तक। अच्छा, अब इसमें जो इर्द गिर्द के वाक़यात हैं वो इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि वो हर लम्हा, जैसे हमने देखा कि पिछले सिर्फ 1-1.5 महीने में ही हमारे मशरिक़ और मग़रिब दो तरफ जंगें हो गई, और वो जंगें जो थी लीथल जंगें थी, मतलब ऐसी जंगें थी जिनमें बहुत बड़ी तादाद में इंसान ज़िंदगियों से जा सकते थे, और वो जो है वो उन दोनों जंगों पे पॉज लगा हुआ है। यानी पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो भारत का ही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो उनका था उसमें उन्होंने पॉज लगाया हुआ है, और पॉज लगा के फिर अब आगे पता नहीं क्या करना है उन्होंने। यहाँ जो है ये ईरान का मामला अभी तक तय नहीं हुआ। ईरान और इसराइल और अमेरिका इकट्ठे, वो भी तय नहीं हुआ मामला। तो सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ख़राब है, और उस पूरी सूरत हाल में ये पाकिस्तान में जो अटकेलियाँ हो रही हैं इस वक्त, ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरह से मुनासिब है। अच्छा, पहले तो ज़रा ये जो इंतहाई गैर यकीनी इस वक्त मुल्क के अंदर है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल, ये तो मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन ये तो हमारे अपने हाथ में है ना, हम जो कर रहे हैं मुल्क में। लेकिन बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो कि इर्द गिर्द हो रहे हैं, और वो तेज़ी के साथ अपनी आप समझें कि तलखियों को बढ़ाते जा रहे हैं। तलखियाँ बढ़ रही हैं, यानी दुनिया जो है वो किसी फौरी तौर पे पुरसकून दौर में दाखिल नहीं हो रही। अब इसमें चंद महीने लगें, चंद साल लगें, लेकिन बड़ी जंगें जो हैं और बड़ी झड़पें और बड़े तनाव उस सर पे खड़े हैं। और फौरी तौर पे जो मामला अब इस वक्त तो काफ़ी अरसे से, लेकिन इस वक्त जो है फौरी तौर पे वो ये मामला है कि गज़ा में क्या होने जा रहा है। आज 2-3 वाक़यात और हैं जो कि आज मेरे ख़्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। एक तो वो जो हमास के पास जो यरगमाली रिहा हुए, वो कुछ देर में प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें एडन अलेक्जेंडर भी होंगे जो कि अमेरिकन सिटीज़न थे और जिनको स्टीव विटकॉफ ने डायरेक्ट नेगोशिएशन करके हमास से रिहा करवाया था, वो भी हैं। और बाकी जो यरगमाली हैं वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस मौके पे मीडिया से बात करते हैं तो क्या करते हैं, और उसके नतीजे में उनका जहन और जो है वाज़ेह होगा। गज़ा के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है, क्या उनकी ज़हन में चीज़ आ रही है। और इसी दौरान जो है वो आज 2 उनकी और टेलीफोन कॉल्स हैं, और यानी एक तो ये मुलाकात मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें गज़ा का प्लान उनका सामने आएगा, यकीनन ईरान के हवाले से कुछ सवाल होगा तो उसका जवाब देंगे, वो नेतन्याहू के बारे में कोई ना कोई, मतलब हमें क्लैरिटी आएगी भी अगर उन्होंने मीडिया से बात की इस मुलाकात के दौरान जो कि यरगमालियों से उनकी होने जा रही है। लेकिन एक टेलीफोन कॉल उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप की, और इससे पहले जो उनकी टेलीफोन कॉल थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये टेलीफोन कॉल भी इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान एक और टेलीफोन कॉल जो है वो
48 घंटे तकरीबन गुजर गए उस टेलीफोन कॉल को। वो 3 साल के बाद वो कॉल हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन से, और वो प्रेसिडेंट मैक्रों की हुई थी। प्रेसिडेंट मैक्रों फ्रांस के, उनकी और प्रेसिडेंट पुतिन की कोई 3 साल के बाद गुफ्तगू हुई, और 2 घंटे उनकी टेलीफोन पे गुफ्तगू जारी रही। अब यूरोप में प्रेसिडेंट मैक्रों ज़ाहिर है उस पूरे ब्लॉक को लीड कर रहे थे। पहले तो वो नेटो को ब्रेन डेड कहते थे, लेकिन बाद में वो एक पूरी ऐसी कुव्वत मुनज़्ज़म कर रहे थे जो कि रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो यूरोप का इत्तेहाद, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सका। तो बहरहाल फिर उनकी अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। तो अब देखते हैं कि यूरोप जो है वो किस तरफ जाता है आगे। लेकिन मॉस्को से ये इतलात हैं कि कोई ख़ास उसमें प्रेसिडेंट पुतिन उनसे गुफ्तगू में इंटरेस्टेड नहीं थे इस मरहले पे। यानी बस ठीक है कि ताल्लुकात और बातचीत हो गई, लेकिन कोई फौरी तौर पे उसमें कोई ऐसा ख़ास ब्रेक थ्रू की कोई इतलात नहीं है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट मैक्रों या जो यूरोपीय यूनियन के दरमियान। दूसरी जो गुफ्तगू आज उनकी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन से गुफ्तगू के बाद, वो होगी उनकी ज़ेलेंस्की से। या आज होगी या कल होगी, मेरा ख्याल है आज ही शायद उनकी पहले प्रेसिडेंट पुतिन से और फिर उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी बात होगी। इमदाद मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है यूक्रेन की, लेकिन वहाँ पर उनके एक नेवल कमांडर के मारे जाने की इतलात आ रही हैं रशिया में। तो और ये ड्नाइपर रिवर तक पहुँच गए हैं आगे तेज़ी के साथ जो रशियंस हैं। तो इस दौरान जो है वो इमदाद बंद है, यूक्रेन बिल्कुल बैक बेंच पे चला गया है। ज़ेलेंस्की जो है उनका इलेक्शन कब अनाउंस होता है, कैसे होता है, वो एक टर्मोइल है बहुत ज़्यादा। तो यूरोप में मुख्तलिफ मुल्कों में वो घूम रहे हैं, लेकिन ये है कि जब अमेरिकन पीछे हट गए और आज प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत में मज़ीद जो है वो सामने आएगा मामला कि किस तरफ ये यूरोप और नेटो और ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो गज़ा के हवाले से मैंने बात की कि इस वक्त गज़ा का मामला जो है वो तेज़ी इसलिए इख्तियार कर गया है कि बहुत ज़्यादा कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी अगर उन्होंने आज मीडिया से बात की तो वो फिर उस पर हम कल बात कर लेंगे, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि वो गज़ा का ये मामला और फ़लस्तीन के मामले को जल्दी में है कि इसको हल करवाएं, और उनकी जल्दी जो है वो ज़ाहिर भी हो रही है क्योंकि पिछले महीने में या 20-25 दिनों में जो कुछ हुआ है वो ऐसा है कि जिससे मतलब वो सऊदी अरेबिया आए, उन्होंने आके सऊदी अरेबिया के अंदर कमिटमेंट्स की, उन्होंने यूएई का दौरा किया, कतर का दौरा किया, उन्होंने उससे पहले किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के साथ एक बड़ी तल्ख मुलाकात उनकी हुई थी, लेकिन बाद में ये कि वो अरब प्लान आया जो कि इजिप्ट की तरफ से आया, तो तेज़ी के साथ मुख्तलिफ मामला होते रहे। उसके बाद जो है वो ये हुआ कि उन्होंने वो इस कदर ज़िद हुए नेतन्याहू पे कि नेतन्याहू को उन्होंने गाली तक दे दी, लेकिन गाली देने के बाद वो पै दर पै जो है उन्होंने उसमें ट्वीट्स किए, सोशल ट्रुथ पे उन्होंने मैसेज डाले, तारीफ़ें की और ये कहा कि ज़बरदस्त आदमी हो। फिर ये कहा कि ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होंगे इतवार को, इतवार से मुज़ाकरात से 3 दिन पहले उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। वो अटैक जो था वो मुकम्मल तौर पे ईरान के जो जौहरी तनसीबात हैं वो तबाह नहीं हुई। अब वो महीना पीछे चली गई या 4 महीने चली गई या 2 साल चली गई, इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अदारे वहाँ से कुछ और कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। इतना गुस्से में आए कि उन्होंने तुलसी गैबर्ट के बारे में कह दिया कि आई डोंट केयर कि वो क्या कहती हैं। और फिर DIA की रिपोर्ट्स के बाद जो पैनिक हमें नज़र आया कि सेक्रेटरी दिफा भी खड़े हैं और चेयरमैन जॉइंट भी खड़े हैं और वजाहतें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये टोटल टर्मोइल हमें एक नज़र आ रहा है अमेरिका के अंदर कि जिसमें कोई चीज़ उनकी ठहर नहीं रही। लेकिन अहम बात ये हुई कि जो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से ये जो प्लान आगे लेके चल रहे हैं सीज़ फायर का, ये वो प्लान है जो मई के अंदर पिछले साल मई में असल में प्रेसिडेंट बाइडन ने पेश किया था, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन उस पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गए थे मुकम्मल तौर पे। तो इन्होंने अपने आते ही यानी 20 जनवरी को इन्होंने ऑफिस संभालना था, तो 19 तारीख से इन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन ही पहला जो फेज़ है उसको कंप्लीट करता हूँ। पहला फेज़ कंप्लीट हुआ और पहला फेज़ हमने दुनिया के सामने देखा कि वहाँ से कैदी रिहा हो रहे हैं, हमास के लोग जो हैं वो रिहा कर रहे हैं यरगमालियों को। उस पर ये गुस्से में भी आए कि भाई ये परेड क्यों करवाई जा रही है और ये एकदम से क्यों नहीं करते सारा। फिर वो एक दरमियान में फिर एक तवील अरसे तक मुनक़ता हो गया सिलसिला और उसमें दुनिया में बहुत कुछ हुआ। अब यह है कि नेतन्याहू ने 7 तारीख को
इनसे मिलने जाना है। यानी इसका मतलब ये है कि अगले ये जो वीकेंड है उस पर नेतन्याहू फ्लाई कर जाएगा और फ्लाई करके वो 7 तारीख को उसकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से वाइट हाउस में। नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी। उस मुलाकात से पहले पहले ये जंग बंदी का माहिदा तय पाना है। ये नहीं कि वहाँ जाने के बाद नेतन्याहू की मौजूदगी में वो जंग बंद, बल्कि पहले ही पहले यानी जंगबंदी का माहिदा हो जाएगा तो नेतन्याहू वहाँ पहुँचेंगे, वरना नेतन्याहू वहाँ नहीं जाएंगे। ये मशरूत है नेतन्याहू का दौरा इस जंगबंदी के माहिदे के साथ जो कि पेश किया है। अच्छा, ये जो जंगबंदी का माहिदा है, ये माहिदा जो है ये ध्यान में रखें कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उनसे ये जंगबंदी का माहिदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जंगबंदी का जो माहिदा है ये ओस्लो अकॉर्ड्स जो हुए थे 90 की दिहाई में या उससे पहले जो कैंप डेविड माहिदा, ये सबसे मुख्तलिफ है ये जो और अब्राहम अकॉर्ड से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड्स तो जाहिर है कि इनको जो 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मज़ाहिब जो आगे चलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, उनकी मुनासबत से इन तीनों मज़ाहिब को फिर अब्राहम अकॉर्ड कह दिया गया। और उसमें जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि बीबी हाजरा से थे, वहाँ से फिर जो हैं वो मुसलमान, ठीक है, यानी मुसलमान वहाँ से आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फिर वहाँ से उनके कबीले से या उनकी कौम से, और उनकी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी अहलिया जो कि हज़रत सारा, उनसे आइज़क या इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम या आइज़क, और आइज़क जो हैं उनको जैसे मुसलमानों का ये ईमान है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुआ और उसके बाद फिर आखिरी लम्हात में मना करें, तो बिल्कुल यही जो बाइबल के मुताबिक यही वाक़या जो है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ पेश नहीं आया था, बल्कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुर्बानी के लिए ले गए थे और वो माउंट मोरिया के इलाके पे ले गए थे, और उस पहाड़ी पे ले जाके जब वो उनको ज़िबा करने लगे थे तो उस वक्त फ़रिश्ते ने आके कहा था कि अपने बेटे को ज़िबा ना करो। तो ये जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मुसलमान कहते हैं, यही जो यहूदी हैं ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं। और जिस पत्थर पे, जिस जगह पे उन्होंने कुर्बानी वो करने लगे थे, लेकिन ये कि मना कर दिया था उनको फ़रिश्ते ने, बहुत आगे जाके फिर उनकी नस्ल से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत आगे जाके फिर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे तो उस जगह पे जहाँ वो पत्थर या पहाड़ी थी छोटी सी, वहाँ पे उन्होंने हैकल सुलेमानी बनाया था। तो हैकल सुलेमानी की जगह वो थी जहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले गए थे अहदनामा कदीम के मुताबिक। अच्छा, फिर उसके बाद से ये ज़हन में रखें कि जो अहदनामा कदीम है, अहदनामा कदीम यानी जो यहूदी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी अहलिया भी थी। ये मुसलमान ये बात नहीं करते, लेकिन जो अहदनामा कदीम में जो दर्ज है बात और जो बाइबल में भी है, बिब्लिकल जो उनकी बात है, उसमें तीसरी अहलिया जो हैं उनका नाम रबीका था, रबीका। और रबीका जो हैं उनके फिर जुड़वा बेटे थे 2, और उनके जुड़वा बेटे जो थे वो जैकब और ईजू थे। यानी ईजू और जैकब जो कि याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो जो हैं वो उनकी तीसरे अहलिया के जो हैं वो औलाद में से थे। तो ये ज़हन में रखें कि हज़रत हाजरा, हज़रत सारा और जो रबीका है अकॉर्डिंग टू बाइबल या अहदनामा कदीम, तो वहाँ से फिर जो है वो आगे हमें जो है वो जैकब और फिर सारे जो अंबिया हैं बकौल अहदनामा कदीम के या बाइबल के, वो उनकी तीसरी अहलिया से हमें नज़र आते हैं। तो मुसलमानों में और जो बाइबल है उसमें इख्तलाफात हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मजमूई तौर पे ये बात तय है कि ये तीनों मज़ाहिब को वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से ये जो है ये आगे इनकी नस्ल बढ़ी।
अच्छा, ये जो है ये अब तो इसमें जो अब्राहम अकॉर्ड का नाम रखा गया, अब्राहम अकॉर्ड में और अब जो माहिदा होने जा रहा है इसमें फ़र्क है जो बाइडन दौर में हुआ, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड में ये था कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ डील हो रही थी कि एक मुल्क के साथ डील हुई, सूडान के साथ उन्होंने कहा जी वो हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दें तो हम मान लेते हैं, उनके साथ हुआ तो उन्होंने कहा ये कर दें, उन्होंने कहा ये कर दें, उन्होंने कहा ये कर दें। लेकिन ये जो बाइडन दौर में माहिदा हुआ और जो अब भी चल रहा है आगे, इसका इख्तिताम जो है वो 2 रियासती हल पे होना है। और 2 रियासती हल वो है जिसको तमाम दुनिया, हमास पहले नहीं मानती थी, हमास की तरफ से एक जो है वो काफ़ी ये था कि हम ये 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, लेकिन 2017 में फिर ये हुआ कि जब ये कतर में इस्माइल हनिया शहीद और खालिद मिशाल और ये जब ये सारी शख्सियत बैठी तो 2017 में हमास ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन को इंडोर्स कर दिया था। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है ये सारा इसमें अरब और पाकिस्तान उस 2 स्टेट सोल्यूशन का हिस्सा है, 2 स्टेट सोल्यूशन का हिस्सा है। और उसमें 2 रियासतें बनेगी। जो फ़लस्तीनी रियासत होगी उसका दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम होगा, और बाकी जो है वो फिर इसराइल के साथ कौन सा मुल्क कैसे ताल्लुकात रखता है कैसे नहीं रखता वो सारी वो अलग सी बात है। लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने को शर्त नहीं बनाया। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये इसराइल को तस्लीम करने को शर्त नहीं बनाया उन्होंने कि ज़रूर तस्लीम करना है, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अब किसी वक्त कुछ भी कहें, तो बहरहाल अब्राहम अकॉर्ड में तो ये था ना कि बगैर किसी शर्त के आप उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लें। यहाँ पर ये कि बाइडन ने कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन का मैप, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दौरा किया उसने कहा कि हम तो सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट मामलात करेंगे डिफेंस के, बाकी सारे मामलात, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसराइल के साथ वो अलग मामलात हो रहे हैं, आपके साथ अलग हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर अब ये तासुर बना हुआ है कि भाई आप अब्राहम अकॉर्ड करें नहीं करें, तो अभी ये बड़ी फ्लूइड सी बात है। और जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये देखना ये है कि ये मामलात आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से अगर 2 रियासती हल पे ही सारी दुनिया मुत्तफिक है कि 2 रियासती हल, और जिसमें हमास भी मुत्तफिक है, सब मुत्तफिक हैं। अच्छा, लेकिन देखना यह है कि वो क्या यरूशलेम के ऊपर और आगे कैसे बातचीत चलती है और ये सारे अब उनका जो ताज़ा तरीन जिस बात के ऊपर आके रुक गया है, यानी हमास की तरफ से कल इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आएगा बाकायदा कि क्या वो इस माहदे को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। ये वो फाइनल प्रपोज़ल है जो आखिर में जिसका मुसव्वदा हमारे सामने। अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि प्रपोज़ल फॉर गज़ा सीज़फायर डील, ये प्रपोज़ल जो है ये टाइम लाइन सजेस्ट कर रहा है डील की। अब ये पहले से तो बिल्कुल अलग थलग हो गया है। पहले ये कुछ और था, 1 हफ़्ता पहले तक ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी जंगबंदी होनी थी। और 4 अरब ममालिक ने, जिसमें मिस्र, UAE, सऊदी अरबिया और कतर गालिबन, उन्होंने आके संभाल लेना था। और कई ने मतलब ये सारा जो है, और फिर उसके बाद जो है 2 रियासती हल का ऐलान होना था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रिफॉर्म्स होनी थी, ये सारा कुछ हो जाना था। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जो है वो नेतन्याहू के साथ जो है वो जिस बात पे नेतन्याहू अभी आमादा हुआ है, वो जो मुसव्वदा है वो ये है कि 60 दिन का एग्रीमेंट होगा। अच्छा, ये फाइनल बात हुई है। इसमें अब मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं ये हमने देखना है। 60 दिन का ये होगा और इसमें ग्रेजुअल रिलीज़ होगी होस्टेजेस की और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसराइली फ़ौज भी है वो मुख्तलिफ इलाकों से उसका विड्रॉल शुरू हो जाएगा। और जो पहला दिन होगा जंगबंदी का, उसमें 8 लोग रिहा होंगे, और साथ ही जो है वो जो 7वां दिन होगा वो 5 बॉडीज़ दी जाएंगी इसराइल को। फिर 30वें दिन जो है वो 5 और बॉडीज़ दी जाएंगी। 50वें दिन 2 और यरगमाली दिए जाएंगे। 60वें दिन जो है वो 8 डेड बॉडीज़ दी जाएंगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मानी गई है वो ये है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गज़ा में यूनाइटेड नेशंस और हिलाल अमर के तहत दाखिल होगी। और वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी जो ठग थे उनको निकाल दिया जाएगा बाहर। तो ये हिलाल अमर और यूनाइटेड नेशंस के तहत जाएगी। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विद द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस ऑन फर्स्ट डे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले ही दिन जब हॉस्टेज रिलीज़ होंगे, यानी कितने हॉस्टेज में रिलीज़ होना है 8, तो 8 जैसे रिलीज़ होंगे तो इसराइली फ़ौज विड्रॉ कर जाएगी नॉर्दर्न गज़ा से, उसका इनखला शुरू हो जाएगा। और फिर वो सदर्न गज़ा तक निकलते आगे चली जाएगी।
और फिर ये जो है ये ऑफिशियल टॉक्स जो हैं ये 4 टॉपिक्स पे शुरू हो जाएंगी पहले दिन से। कंटिन्यू रिलीज ऑफ होस्टेजेस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन गज़ा, वही 4 ममालिक। पोस्ट हमास गवर्नेंस, यानी वो जाहिर है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की अरसर-ए-नौ शक्ल दी जाएगी। और परमानेंट सीज़ फायर, तो यहाँ परमानेंट सीज़ फायर कर दिया गया है। इसमें से 2 स्टेट जो है उसके ऊपर ये लफ्ज़ इसमें से निकाल दिया गया है। और गारंटीज जो हैं इसमें इजिप्ट, कतर, अमेरिका और पर्सनल कमिटमेंट इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होगी। और ये स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो नेगोशिएशंस को करेंगे। और अगर परमानेंट एग्रीमेंट हो गया तो तमाम होस्टेजेस फिर उसके बाद रहे होंगे। अच्छा, इसी दौरान एक और उन्होंने बात की है कि हमास की जो ऑफिसर्स हैं दोहा में और बाकी जगहों पे खलील अल हया और इब्राहिम दरवेश, इन सब से कहा जाएगा कि आप पब्लिक के सामने हथियार डालें। सिंबॉलिकली आप कहें कि जी हम ये दोहा में अपना हथियार रख रहे हैं, वहाँ हथियार रख रहे हैं, वहाँ हथियार रख रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने ज़ाहिर हो कि हमास ने हथियार फेंक दिए हैं। अब जो गज़ा इसके ऊपर हमास कल अपना जवाब देगी बाकायदा। लेकिन बात आ रही है कि इसमें जो आज जिन लोगों से ये कहा है ना जिनसे हथियार डालने के लिए, वो आज उनकी एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन की टर्की में मुलाकात हुई है। और ये जो खलील अल हया हैं, इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं, खलील अल हया इनकी ख़ानदान के 8 लोग, जिसमें इनके वालिदैन, इनके बहन भाई, 8 लोग इनके ख़ानदान के एक ही हमले में 2007 में वो शहीद हो गए थे, इसराइल के हमले में। उसके बाद 2014 में इनका एक बहुत थोड़े दिनों के अंदर, एक दिन में इनका एक बेटा शहीद हुआ। दूसरे चंद ही रोज़ बाद इनका बेटा, बहू और पोता 4 साल का, वो शहीद हो गए। तो इनकी पूरी जो ख़ानदान है इनका, ये खलील हया का, वो तकरीबन शहीद हो चुका है। अब इनसे कहा जा रहा है कि जी आप पब्लिक के सामने हथियार डालें, तो इस बात पे तो किसी सूरत भी हमास तैयार नहीं होने जा रही है। और मेरे ख्याल से इससे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू जा रहे हैं कि पब्लिकली अवाम के तौर पे, अवामी तौर पे जिज करूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ कि अमेरिका के जहन में ये बात थी और अभी भी है प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, कि वो नेतन्याहू को इस बात पर कायल करें कि तुम अपनी मकबूलियत के अरूज पे हो, और मकबूलियत के तुम चूँकि अरूज पे हो तो इसलिए तुम इस के ऊपर राज़ी हो जाओ और इलेक्शंस की तरफ चले जाओ, पार्लियामेंट तुम्हारी तहलील हो जाए और तुम बहुत ज़बरदस्त आदमी हो, मैं तुम्हें सेफ पैसेज वहाँ से दे दूंगा। और इतना उन्होंने दबाव डाला अदालतों पे, मुकदमे ख़त्म करें, मुकदमे ख़त्म करो। यहाँ तक उन्होंने मैसेज कर दिया था, जब दिखाया भी था कि हम इसराइल की इमदाद, सबसे ज़्यादा अमेरिका इमदाद देता है इसराइल को, और अगर मुकदमे ख़त्म नहीं हुए तो इसराइल की इमदाद तक बंद हो जाएगी। तो उधर जज भी कांप उठे, उन्होंने कहा भाई इमदाद बंद हो जाएगी तो इसको मुकदमे को तो थोड़े दिनों के लिए रोको। तो 15 दिन की ब्रेक दी हुई है उन्होंने। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि नेतन्याहू को किसी तरह से सेफ पैसेज मिल जाए। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, नेतन्याहू जो है ये कोई 8 अमरीकी सदूर के साथ ये इंटरेक्ट कर चुका है, ठीक, 8 अमरीकी सदूर के साथ। ये जो है ये 47 साल की उम्र में ये वज़ीर आज़म बना था 1996 में। एरियल शरोन को उस वक्त जो पोल्स थे वो ये कहते थे कि जी एरियल शरोन 51% पे है, ये 49%, बहरहाल ये लेकिन ये वज़ीर आज़म बनने से पहले जो है ये अमेरिका में सफ़ीर, इसराइल का सफ़ीर भी था। और ये नेतन्याहू जो है उससे पहले ही नायब वज़ीर ख़ारजा भी था, फिर ही वज़ीर आज़म बना। तो 96 से लेके, यानी पहला जो सदर जिसके साथ इसने काम किया, अगर हम बाकी भी मिला लें तो और सदूर बन जाते हैं, लेकिन जिसके साथ काम किया वो बिल क्लिंटन था, जिसके दौर में ये आया। और उस वक्त फतह में ऑस्लो एकॉर्ड वगैरह भी हुए, सारा सिलसिला हुआ। तो ये 96 से लेके आगे इसने काम किया। फिर उसके बाद ये सेकेंड टाइम ये बुश के दौर में, बुश का जो आखिरी दौर था उसमें ये 2009 में, और फिर ये ओबामा के साथ इसने कंटिन्यू किया। फिर इसने ओबामा और ट्रंप और फिर बाइडन और फिर उसके बाद ट्रंप, तो ये अगर हम कुल मिला के सारे सदूर आगे पीछे करें तो ये, और अगर हम मिला लें उन सदूर को भी जिनके दौर में ये सफ़ीर गया है या जिनके तौर पे ये नायब वज़ीर ख़ारजा के तौर पे रहा है, तो ये वो 8 बनते हैं, वरना 7 सदूर के साथ इसने इंटरेक्ट किया हुआ है। तो इतनी लंबी इनिंग खेल गया। ये 47 साल का था जब बना था, तो ये सबसे नौजवान, इसके बारे में था, ये सबसे नौजवान जो है ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ है।
लेकिन यह है कि अब ये अपनी इनिंग खेल के पूरी, और जितना इसने कत्लेआम करना था, जो कुछ इसने करना था, अब ये एक ऐसी जगह पर आ गई है कि एक तो वहाँ पर फटीग हो चुका है इसराइल के अंदर, दूसरा ये है कि ये आखिरी अटैम्प्ट इसकी दौर में हुई थी। उनकी कोशिश ये है कि इसको, ट्रंप की कोशिश भी है कि इसको हटा दें और इसकी जगह को ऐसी हुकूमत लेकर आ जाएं जिसके साथ शायद अब्राहम अकॉर्ड करना ज़्यादा आसान हो जाए, इंतहा पसंद निकल जाएं और ये जो बेन गिवर वगैरह इनको गिरफ्तार करें, दो चार जो ये इनके जो इंतहा पसंद जो मगरबी किनारे में सेटलमेंट्स में इनको, ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए और इसको ये सेफ पैसेज दे के इससे कहा जाए कि तुम, इसको गारंटी दी जाए कि तुम्हें हम छोड़ रहे हैं और तुम हुकूमत डिसॉल्व करो और सब कुछ करो। तो ये लेकिन इस वक्त झगड़ा जो है वो माउंट हरमन का पड़ा हुआ है। आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद हैं, उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? वहाँ पे मुलाकातें होंगी प्रेसिडेंट एर्दोगन से भी, बाकी जो सारे वहाँ पे शख्सियात हैं उनसे मुलाकात होगी। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि एक तो ये जो एक बड़ा तनाज़े है, बड़ा तनाज़े इस वक्त खड़ा है, वो खड़ा है इस वक्त कि जो माउंट हरमन है उसका क्या बनेगा। अगर हम सेकंड स्लाइड यहाँ पे दिखा सके तो माउंट हरमन ये पहाड़ी है जो कि गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनका एक हिस्सा है, उसके ऊपर एक तनाज़े है बहुत बड़ा। ये 67 के अंदर 1967 में ये जो पहाड़ियाँ गोलान की ये चली गई थी मिस्र के सीरिया के पास से ये चली गई थी इसराइल के पास, और उसके बाद जो माहिदा हुआ था 74 का यौम कपूर के पहले ही दिन वैसे छीन ली थी इसको, सीरिया ने वापस छीन लिया था, लेकिन बाद में फिर इसराइल के पास आ गई नहीं। उसके बाद जब ये ख़त्म हुई थी, जंग ख़त्म हुई थी यौम कपूर की, तो उसमें ये हुआ था कि दरमियान में वो एक बफर जोन बन गया था और वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज आके बैठ गई थी। और ये गोलान की पहाड़ियाँ जो इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बहुत करीब है, यानी ये सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं दमिश्क से। ये सीरिया में जो दारुल हुकूमत है दमिश्क, उससे 40 किलोमीटर दूर है। और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन ये है कि ये सबसे ऊंची जगह है जहाँ से इसराइल पे नज़र रखी जा सकती है, और न सिर्फ इसराइल पे नज़र रखी जा सकती है बल्कि जो बक्का यानी जो जनूबी लेबनान की जो वादी बक्का है उसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। तो इसराइली फ़ौज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो जैसे ही बशर अल असद का तख्ता उल्टा गया था तो फौरी तौर पे इसराइली फ़ौज ने आके यहाँ पे वो चौकियाँ वौकियाँ सारी उड़ा के और कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा गोलान की पहाड़ियों पर। इसराइल वहाँ जाके बैठ गया था। ये ध्यान में रखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोलान की पहाड़ियों को हिस्सा मान लिया था इसराइल का, लेकिन अब ये जो नया माहदे हो रहे हैं, नया जो मामला है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन एक प्लान जहन में ये था कि जो शुरू में मुल्क अब तो मैंने आपसे कहा ना अब्राहम अकॉर्ड ज़रा पीछे चले गए, ये लफ्ज़ी पीछे चला गया अब्राहम अकॉर्ड का। अभी ये इस माहदे में कि अब्राहम अकॉर्ड और ऐसा कुछ किस्सा नहीं हो रहा, ये सीज़फायर माहदा होने जा रहा है। इसमें जब तक फ़लस्तीनी रियासत और वो सारे मामला तो ये साइड पर चला गया, लेकिन पहले इरादा उनका ये था कि जो सीरिया में अहमद शरा हैं उनके साथ ज़रा मामला को आगे बढ़ा के, और पहले सीरिया और फिर उसके बाद लेबनान, दूसरा मुल्क, पहले सीरिया तस्लीम करे इसराइल को। और लेकिन ये उस वक्त था जब 2 रियासती हल होता, लेकिन 2 रियासती हल चूँकि अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए ये सारा मामला होल्ड पे चला गया। ना सीरिया ना ये, बल्कि सीरिया के अंदर बड़ी रिजनमेंट है कि ये अहमद शरा ने कैसे गोलान की पहाड़ियों पे बात मान ली, तो वो जो है वो ज़ाहिर है टर्की, लेकिन ये मामला मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चूँकि अहमद शरा भी थोड़ा सा चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट होना टर्की से, तो दरमियान में वो थोड़ा सा टर्की भी उनको खींचेगा पीछे, तो अहमद शरा वही करेंगे जो टर्की करेगा, या जो, और टर्की और अरब ममालिक जो है उनके दरमियान भी एक खलीज पैदा करने की कोशिश हुई है। तो बहरहाल अहमद शरा का जो वो था कि अहमद शरा मानेंगे, वो मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकन ने फौरी तौर पर देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाबंदियाँ हटा दी, एकदम से रुका के सारी तजारत खोली जाएगी, सारा कुछ। तो वो प्लान भी कहीं ठुस हो गया, क्योंकि उस प्लान के अंदर जो था वो ये था कि सीरिया एक्सेप्ट करेगा फौरी तौर पर, गोलान की पहाड़ियों से 10 हो जाएगा, तो वो ऐसे होने नहीं जा रहा। गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो सीरिया के अंदर बड़ी शदीद इस बात की मुखालफत है कि गोलान की पहाड़ियों पे कैसे समझौता करेगा सीरिया। तो वो अहमद शरा उस पोजीशन में नहीं है कि वो गोलान की पहाड़ियाँ छोड़ें। इसी तरह से लेबनान जो है वो लेबनान कैसे मानेगा इसको, क्योंकि वहाँ पे तो अभी गोलान की पहाड़ियाँ उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो उस चोटी का नाम माउंट हरमन है,
जैसे मैंने आपसे बात की ना कि जो ये जो जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि ये जो माउंट मोरिया के हवाले से माउंट मोराया के हवाले से वो कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वहाँ पे ये माउंट मोराया जो है ये दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह तस्लीम इसको किया जाता है तीनों मज़ाहिब के हवाले से, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आगे जाके जो है वो हमें यहाँ पे टेंपल बनाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, और जहाँ जिसकी एक दीवार मौजूद है सिर्फ। लेकिन ये जो है ये वो जगह है, ये वो पत्थर है जिस जगह पे अगर हम देखें वो जो कंपाउंड है, मुख्तलिफ से बात करके आगे निकलते हैं, काफ़ी मैं इस पर लंबा डिस्कशन कर चुका हूँ पहले कई दफ़ा, लेकिन ये कि जो बहुत बड़ा सा कंपाउंड है उसमें हमें जो मस्जिद अक्सा नज़र को हम देखते हैं, तो मस्जिद अक्सा में हमें एक सुनहरा बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा गुंबद नज़र आता है मस्जिद अक्सा का। तो वो जो मस्जिद अक्सा का हमें सुनहरा सा गुंबद एक नज़र आता है, वो असल में मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा ये है, ये मस्जिद अक्सा है जो उस पूरे बहुत बड़े कंपाउंड के एक कोने में बनी हुई जनूबी हिस्से में, ये मस्जिद अक्सा है। ये वो है जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में ये मस्जिद अक्सा बनी थी। ये उसका उस बहुत बड़ा जो एक कंपाउंड है जिसमें एक मस्जिद हमें नज़र आती है जिसका बहुत बड़ा सुनहरा गुंबद है, और बहुत से लोग उसको मस्जिद अक्सा समझ रहे होते हैं। वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो है ये जो है ये टेम्पल ऑफ डूम है, या ये कुबतुस सोगरा है, या ये वो जगह है जो उस पत्थर के ऊपर बनाई तामीर हुई है जिस पत्थर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से मिराज पे तशरीफ़ ले गए थे। तो ये जो है ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा ये पूरा जो कंपाउंड है उसके एक हिस्से में बनी हुई है, और ये जो सुनहरी गुंबद वाली जो बिल्डिंग है ये तो अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में बनी। मस्जिद अक्सा जो है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तामीर की थी। तो बहरहाल वो मस्जिद अक्सा जो है वो तो ये, लेकिन ये जो जगह है ये थर्ड टेंपल, और उस हवाले से ये जो है इसके नीचे वो पत्थर है जिसको कुबुतुस सोहरा या टेंपल ऑफ डूम, ये सॉरी डूम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, और ये सारे नाम वो कहते हैं कि आइज़क को यहाँ पे लेके अब्राहम आए थे कुर्बानी के। एनीवे, और मुसलमान जहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ़ ले गए थे, तो वो ये जगह है। लेकिन कंपाउंड चूँकि एक है, एक ही जगह पे है सारा, तो लोग वो मस्जिद को और इस सुनहरे गुंबद को मिक्स कर देते हैं आपस में, तो ये अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। एनीवे, अच्छा, अब इशू ये कि ये पूरा जो है इसका कि ये वक्फ इसको देखेगा, अभी तो इसको जॉर्डेनियन गवर्नमेंट इसको देखती है, वक्फ बना हुआ है जो कि, और वो वक्फ जो है वो हाशमी ख़ानदान जो कि जब ये ऑटोमन्स, पहले तो ऑटोमन्स देखते थे उस्मानी ख़ानदान, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो ये हाशमी फैमिली जो है उसके पास चला गया। जॉर्डन में मौजूद है जो वक्फ है उसको वो ये देखते हैं मस्जिद अक्सा को। लेकिन आगे जाके ये एक सवाल पैदा होगा कि अगर ये दो रियासती दूसरी रियासत वजूद में आती है तो यहाँ का इंतज़ाम कौन संभालेगा। एक ख्वाहिश सऊदी अरेबिया की भी है, क्योंकि दो मुक़द्दस मकामात उनके हैं, तो वो कहते हैं कि तीसरे को भी हम जो है वो हम उसको देखें। लेकिन ये कि फिर वो कैसे, क्या वो एक सारे ममालिक मिल के देखेंगे। तुर्की जो है उनका एक बड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमन्स थे तो कई सौ साल तक उन्होंने इसको देखा है। तो एक अभी इसमें बहुत सारे लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुँचने से पहले पहले जंग बंदी होगी, नंबर 1। अभी तो जो बातें तय हो गई। दूसरी बात है कि वो गारंटी लेंगे कि जंग बंदी रहेगी। तीसरी बात है कि नेतन्याहू को दरमियान में आहिस्ता से लेके जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ। चौथी बात यह कि इसमें अब्राहम अकॉर्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फौरी तौर पे अगर ये जंग बंदी हो जाती है, क्योंकि ये चलेगी 60 दिन के आखिर में जाके फिर ये क्लियर होगा कि क्या होगा। क्या दरमियान में नेतन्याहू फिर शरारत करता है, सीज़ फायर तोड़ता है, सीज़ फायर नहीं तोड़ता। हमास जो है वो, अच्छा हमास वाले वो हथियारों वाली बात पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हथियार डालें। ये जो इब्राहिम दरवेश हैं और खलील अल-हाय हैं और बाकी सारे लोग हैं, तो वो ये शर्त अभी निकालेंगे। वो एक होती है ना शरारतों वाली, अच्छा जी हमने आपकी बात मान ली तो चले हमारी ये बात माने, तो चले ऐसे उस तरह की इन्होंने बहुत शर्त डाली। इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास वाले माने। अच्छा, अब ये सारी मामला तय होने जा रहे हैं अगले, आप समझें कि नेतन्याहू के वहाँ पहुँचने से पहले पहले ही सीज़ फायर होना है। तो मोसाद की टीम यहाँ से कायरो पहुँच गई है और वो सारा जल्दी तेज़ी के साथ वो शुरू हो गया काम। आज पहली दफ़ा उस जगह का दौरा किया नेतन्याहू ने जहाँ पे बड़े शदीद हंगामे हुए हैं, जिस जगह पे ये 7 अक्टूबर 2023 को जहाँ पे
ये वाक़या पेश आया था। जैसे वहाँ पे मोदी जी आज तक मकबूजा कश्मीर नहीं गए, तो जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया था, हमास अगवा करके ले गए, तो वहाँ तो नेतन्याहू आज तक नहीं गया। पहली दफ़ा नेतन्याहू ने उस जगह का दौरा किया, वहाँ अच्छे खासे मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पे पहली दफ़ा उस जगह का दौरा किया उसने। तो ये सारे मामले। अच्छा, मोदी जी की बात से मुझे ख्याल आया, ये जो ये है ना कैरिबियन आइलैंड, जो कैरिबियन के जो इलाके हैं वहाँ पर है त्रिनाद और टोबैगो। ये त्रिनाद और टोबैगो जो हैं, ये जज़ायर हैं दो, ये इनका आपस में इत्तेहाद हो गया था। अगर हम 6 स्लाइड देखें तो हमें ये नज़र आ जाएंगे, ये पोर्ट ऑफ स्पेन इनका दारुल हुकूमत है। बहुत सारी जज़ायर हैं, लेकिन दो जो जज़ायर हैं त्रिनाद और टोबैगो, इनका इत्तेहाद हो गया था। और ये जो हैं ये दोनों, यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत है। तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं। आज अब वो यहाँ क्यों हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल कोई उनके ताल्लुकात उन्होंने ठीक करने होंगे, कोई मसले होंगे, इश्यूज़ होंगे, सब कुछ होंगे। यहाँ दौरे कर रहे हो, यहाँ हंगामे हो रहे हैं। यहाँ हंगामे इसलिए हो रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर जो हैं उन्होंने वहाँ का मैं आज देख रहा था, फॉलो कर रहा था वहाँ का मीडिया, तो वहाँ के मीडिया में खूब एहतजाज हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे इसको आने दिए वगैरह वगैरह वगैरह। पहले तो गार्डियन कोट करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया। 36 त्रिनाद एंड टोबैगोज मूव टू ऑनर इंडियन पीएम मोदी डिवाइड्स ओपिनियन, वहाँ पे हंगामे। अच्छा, उसके बाद 37 ये लोकल उनके न्यूज़पेपर, त्रिनाद मुस्लिम ग्रुप्स रेज कंसर्न्स और मोदी विजिट, वहाँ पे मुजाहरे। ये अजीब मसला है, वो जहाँ जाते हैं कोई ना कोई फटा ही छोड़ के आते हैं। उसके बाद लूप न्यूज़, ये भी उनके बड़ा मेन अखबार है वहाँ पर त्रिनाद का। ASJA, ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इन्होंने इंडियन MP, इंडियाज़ MP, वो MP से मुराद वही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका जिक्र हो रहा है। तो ये एक मसला खड़ा हो गया। दूसरा जो अचानक एक बात हुई है, वो ये जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विज़िट अगले हफ्ते होना था, क्योंकि आसियान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है। आसियान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, और उस इजलास के साथ ही इनका जो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैंने साउथ कोरिया जाना है और मैंने जाना है उसके बाद टोक्यो जापान का दौरा करना है। तो साउथ कोरिया का दौरा जो है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पर अजीब एक मामला जो है, जैसे मैं कोरिया टाइम्स देख रहा था तो 20 थी, इन्होंने कैंसिल कर दिया वहाँ पे। और ये जो उनका दूसरे अखबार हैं 21 में देख रहा हूँ, तो रूबियोज लास्ट मिनट कैंसिलेशन एट अनसर्टेनिटी टू US एंड साउथ कोरिया टाइज। तो ये जो है ये इन्होंने कैंसिल किया। इसकी वजह मुझे नहीं समझ में, या तो ये कि नेतन्याहू ने चूँकि वहाँ पे होना है, तो सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी चाहेंगे कि मैं इस वक्त वहाँ पे हूँ क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। लेकिन फिर ये जापान के जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाइना की तरफ से आज बाकायदा अलामिये जारी हुए हैं, और उनके तकरीबन तमाम मीडिया ने इस इशू को रेज़ भी किया है। और उसके साथ ही अगर मैं 25 को हम दिखाते हैं, चाइना बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने स्टेटमेंट इशू की है, ये उनकी सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी है, और उन्होंने 14वें दलाई लामा के हवाले से जो है वो बड़ा सख्त चाइना का रद्द-ए-अमल आया है। और मैंने आपसे पहले कहा कि मैं इसको नहीं जानता कि क्या वजह है कि इसको उन्होंने इतनी ज़्यादा, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है टैरिफ्स के हवाले से, लेकिन टैरिफ के हवाले से कुछ भी हो, अब मेरा पता नहीं, बहरहाल उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। वो चाइना को वो बिल्कुल एक तरफ चले गए हैं कि हम अब CI है, अब यहाँ पे लड़ाई होगी, अगर कोई गलवान पे या कोई मामला ख़राब होते हैं तो आपके ख्याल से अमेरिकन ट्रूप्स उतरेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं पता। बहरहाल उनकी तरफ से ये कंप्लीट जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी तरदीद की है, सख्ती से मजम्मत की है। फिर उसके बाद अगर चाइना डेली को हम दिखा सकें, चाइना डेली के अंदर भी इसी तरह से तरदीद हुई है बड़ी सख्ती के साथ, और ग्लोबल टाइम्स के अंदर इसके ऊपर पूरा कई अखबार जो हैं चाइना के, उन्होंने बैक टू बैक इसके ऊपर बड़ी शदीद मजम्मत भी की है। ये चाइना डेली को देखें आप, तो इसमें कंप्लीट फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है वो ये अनाउंसमेंट करे, और ख़ास तौर पे चाइना की गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात करती है, ये करती है, और जो भी दलाई लामा ने ऐलान किया है उसको वो सख्ती से रद्द करते हैं। और ये बताया है उन्होंने, जो उनकी बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा बताया है कि दलाई लामा का चुनाव किस तरह से होगा, कैसे होगा, और इसके ऊपर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये चाइना डेली ने फिर दूसरी स्टेटमेंट उनकी, कई आज चाइना का मीडिया जो है ना उसमें बहुत ये भरा हुआ है पूरा, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि ये बग़ैर वजह के इन्होंने दलाई लामा, और ये मुझे नहीं पता ये 1900
59-60 का ये मामला रिन्यू कैसे हो गया है। तो ये जो है ये दोबारा ये ग्लोबल टाइम, चाइना डेली, हर जगह पर ये स्टेटमेंट्स भी हैं, इसके ऊपर उनका नुक्ता नज़र भी ग्लोबल टाइम्स के अंदर ही इसी तरह से रीइंकार्नेशन ऑफ लिविंग बुद्धास नेवर डिसाइडेड बाय इनकारनेटेड इंडिविजुअल, साइंड आर्टिकल, ये साइन किया हुआ बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिसर्च फेलो जो हैं जो चाइना की तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के हैं। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये लिविंग बुद्धास कभी डिसाइड नहीं कर सकते अपने इंडिविजुअल्स के बारे में कि अगला कौन होगा, वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते। ये अथॉरिटी जो होती है ये लिविंग बुद्धास के पास नहीं होती। तो ये जो है ये चाइना की तरफ से बड़ी शदीद मजम्मत भी हुई है और चाइना ने इसको, अब चाइना कैसे लेता है और इंडिया चाइना ताल्लुकात में और ख़त्ते में क्या फ़र्क होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आउट ऑफ द वे मोदी सरकार ने जाके एक लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया है, जो अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया है। और ये लॉन्ग टर्म मुआहदा क्यों किया है इस खत्ते में, जब एक रीजन के इशूज़ हैं, यहाँ बांग्लादेश का इशू है, यहाँ पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, चाइना है, मालदीव है, अब पड़ोसियों के साथ देखिए ना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात, हम परेशान थे कि हमारे ब्रदर मुल्क से ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं, हम परेशान थे कि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच आती है, यही कि वहाँ पे हमला हो रहा है सब। अब अपने रीजन से शुरू करते हैं, अब सार्क भी अलग बन रही है, वो SCO उसका हिस्सा बनने जा रहा है, वो ब्रिक्स से अलग हो रहे हैं, तो मतलब है कि क्या मतलब है कि, और वहाँ पर दरमियान में लाके आप कह रहे हैं दलाई लामा बीच में, मतलब कोई इसकी कोई तुक ही नहीं। अगर रीजन में आप स्ट्रांग होंगे, देखिए ना वियतनाम पे स्टैंड ले लिया उन्होंने, 20% जो टैरिफ्स लगे हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया। इन पे या तो ये कि 10% टैरिफ लगाएं या 5% लगाएं या टैरिफ फ्री कर दें इंडिया को, तो फिर तो बात भी बने। लेकिन अगर 15-20% पर भी लेके जाते हैं, अभी 5-6 दिन तो रह गए हैं, तो फिर तो ना वो इत्तेहादी हैं, ना वो कोई फ़ायदा हो रहा है, ना कोई, बल्कि सारे पड़ोसियों से भी आप लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मेरा ख्याल से ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है इसको, और वहाँ के जो बाशऊर लोग हैं उनको देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि ये क्या इस वक्त मुनासिब था कि जब इनकी चाइना से बातचीत हो रही थी तो बीच में ये पंगा डालते, और अमेरिका के कहने पे डाला, उसी ने कॉल की उन्होंने। हर बात पे ये ऐसे झुकते हैं कि ये कहते भी नहीं है कि भाई हमें जो है, मतलब क्वाड के अंदर चाइना का नाम नहीं है, मतलब क्वाड के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है, SCO के अंदर इनका, मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई आप किसी, या तो आप कहें ना कि चले हम आपके दलाई लामा को फिर दोबारा यहाँ पे एक लिसनिंग पोस्ट देने लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें होगा कुछ भी नहीं। जब ये गलवान वाला वाकया हुआ था तो अमेरिका आया था इनकी मदद को ट्रम्प दौर में। तो ये कि वो जब हम कर रहे हैं तो आप हमें टैरिफ रिलीफ दे दें, वो भी नहीं होने जा रहा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।